मेरा नाम सुनैना है। मेरी उम्र 45 साल है। मेरे 2 बेटे हैं और दोनों की उम्र ही शादी लायक हो गई थी। मैं तो दोनों की शादी ही एक साथ करना चाहती थी, लेकिन अभी मेरा छोटा बेटा शादी नहीं करना चाहता। तो ऐसे में मैंने अपने बड़े बेटे का रिश्ता तय कर दिया था। मेरे बड़े बेटे की शादी थी और मैं बहुत खुश थी कि अब बहू घर आएगी तो घर में रौनक आएगी। मैं शादी की तैयारियों में बहुत दिल से मसरूफ थी। बहुत कोशिश करने के बाद आखिर मुझे मेरी मनपसंद बहू मिली थी और अब मैं बस यही चाहती थी कि जल्दी से मेरे बेटे का घर बस जाए तो मैं दूसरे लड़के का सोचूं। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों से मेरे अंदर बहुत बेचैनी हो रही थी। मुझे बार-बार अजीबो-गरीब ख्यालात आते और वह हमें सताते रहते, जिसकी वजह एक बुढ़िया थी। जिस जगह मैंने अपने बेटे का रिश्ता किया था, वह बुढ़िया उसी मोहल्ले में रहती थी। जब मैं पहली बार अपने बेटे का रिश्ता लेकर वहाँ गई, तो वह बूढ़ी औरत मुझे वहाँ मिली थी। उसने मुझसे कहा था कि यह रिश्ता ना करो, अपने बेटे का। मुझे तो वह अपने हुलिये से अजीबो-गरीब लगी थी, इसीलिए मैंने उसकी किसी बात पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसके बाद जब भी मेरा कभी अपनी समधन परिवार के घर जाना होता और वहाँ मुझे रास्ते में मिलती, तो यही बात कहती थी कि अपने बेटे की शादी इस लड़की से मत करो। मैं जानती थी कि लोग जलन के मारे किसी के खिलाफ कुछ भी कह देते हैं, इसलिए मैं यकीन नहीं करती थी। लेकिन अब तो हद हो गई थी। वह रोज मेरे ख्वाबों में आ जाती थी और मुझे यही बात कहती रहती। मैंने यह बात अपने पति को बताई, तो उन्होंने कहा, तुम किसी की बातों में ना आओ। मैंने भी टाल दिया और बेटे की शादी की तैयारी में मगन हो गई। जिस दिन मेरे बेटे की मेहंदी थी, उस दिन फिर वही औरत मेरे घर पर भी आई। मैं मेहमानों में मगन थी, जब दूसरे बेटे ने आकर कहा कि कोई औरत मुझसे मिलना चाहती है। मैंने जब उसे देखा तो मुझे बहुत गुस्सा आया कि यह हमारे घर पर क्या करने आई है। उस औरत ने मुझे देखते ही कहा, यकीन करें, मैं आपका बुरा नहीं चाहती, लेकिन मैं बस आपको यही कहूंगी कि अभी भी वक्त है, समझ जाए और उस लड़की से अपने बेटे का रिश्ता मत करे, वरना आपको पछतावा होगा। एक पल को मुझे उसकी बातों पर यकीन सा होने लगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ऐसी कोई बात होती कि वह लड़की मेरे बेटे के लिए ठीक नहीं, तो छानबीन के दौरान हमें जरूर पता चल जाता। मैंने यहाँ रिश्ता करने से पहले बहुत छान-पटक की थी और मैं सुकून से थी कि जैसी बहू मैं चाहती हूँ, मुझे वैसी ही बहू मिली है। मैंने उस औरत की बातें सुनी और उससे कहा कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं करूंगी। वह मुझे कुछ और भी बताना चाह रही थी, लेकिन मैंने उसे धक्के देकर निकाल दिया। अगले दिन बारात थी। मैं पूरे जोश से थी, लेकिन ना जाने क्यों अंदर ही अंदर मेरा दिल डर भी रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ गलत होने वाला है। हम बारात लेकर पहुंचे ही थे कि थोड़ी देर के बाद पता चला कि दुल्हन तैयार होने के लिए ब्यूटी पार्लर गई थी और वह लड़की ब्यूटी पार्लर से ही भाग चुकी है। यह सुनते ही मेरे होश उड़ गए। दुल्हन का भाग जाना कोई मामूली बात तो नहीं थी। फिर वही औरत चली आई, मुझे आकर कहने लगी, मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि इस घर में रिश्ता मत करें, क्योंकि मैं जानती थी कि वह लड़की किसी और लड़के के चक्कर में है। मगर आपने तो मेरी बात सुनी ही नहीं। वाकई कसूर तो मेरा ही था, जो मैंने उस औरत की बातों पर यकीन नहीं किया। लेकिन करती भी तो कैसे? मैंने जब उस औरत के बारे में अपनी समधन को बताया, तो उसने मुझे यही कहा कि यह औरत पागल है, लिहाजा उसकी बातों पर यकीन न आया। खैर यह सब तो बाद की बातें थी। फिलहाल मुझे यह बात बहुत सता रही थी कि अगर हम बगैर दुल्हन के बारात वापस लेकर गए, तो हमारी बहुत ज़्यादा बदनामी होगी। हमारा एक मकाम और एक इज़्ज़त थी, जो मिट्टी में मिल जाती। मेरी समधन बोली कि इसका एक ही हल है कि उसकी जगह कोई और दुल्हन बने। मैंने कहा, तुम्हारी कोई दूसरी बेटी नहीं, तो तुम उसकी जगह किसको दुल्हन बनाकर हमारे साथ विदा करोगी? वह कहने लगी कि मेरे भाई की बेटी है, मेरी ही बेटी जैसी है, मैं उसको आपके साथ विदा कर दूंगी। यूं हम दोनों खानदानों की इज्जत बच जाएगी। उस वक्त मेरे पास उसकी बात मानने के सिवा और कोई चारा नहीं था। जो अपनी इज्जत बचाने के लिए हम उस लड़की को दुल्हन बनाकर घर ले आए, जिसको मैंने पहले कभी देखा भी नहीं था। घर आकर बहू का घूंघट उठाया तो यह देखकर तो मुझे तसल्ली हुई कि बहू तो खूबसूरत है। मैंने उससे कहा, तुम न घर वालों से मिलोगी
और ना ही कोई तुमसे मिलने आएगा। मुझे लगा कि वह लड़की इनकार करेगी, लेकिन वह तो मेरी बात सुनकर चुप रही। अगले दिन मुझे उम्मीद थी कि उसके घर वाले आएंगे और कुछ नहीं तो हमें शर्मिंदा तो करेंगी, मगर मुझे उस वक्त हैरत का सामना करना पड़ा कि उनके घर से कोई भी नहीं आया। शायद वह लोग शर्मिंदा थे, इसलिए नहीं आए। खैर, हमने भी शादी के बाद की सारी रस्में अदा कर दी। मेरे बेटे को वह लड़की अच्छी तो नहीं लगी, मगर मेरे पति ने हमारे बेटे को समझाया कि अब यही इस घर की बहू है, तो हमें इसे अपना लेना चाहिए। मेरी बहू की हरकतें कभी-कभी मुझे बहुत अजीब लगती थी। मुझे अक्सर इस बात पर भी शक था कि उसने कभी अपने मायके जाने की फरमाइश क्यों नहीं की, या उसके पीछे कोई अभी तक क्यों नहीं आया। और यही बात जब मैं उससे कहती तो वह घबरा जाती। मेरे बेटे की शादी को अब 6 महीने से भी ज़्यादा हो गए चुके थे और बहू उम्मीद से हो गई थी। मुझे उससे हमदर्दी होने लगी, क्योंकि मैं जानती थी कि ऐसी हालत में लड़कियों को माँ बहुत याद आती है। मैंने कहा, अगर तुम चाहो तो अपने घर वालों से मिल सकती हो और उन्हें यहाँ भी बुला सकती हो, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे शक होने लगा कि यह क्यों इस तरह से कर रही है। भला कौन लड़की अपने माँ बाप से मिलना नहीं चाहती। मैंने कभी उसके किसी रिश्तेदारों को नहीं देखा था। मैंने अपने बेटे से इस बारे में बात की तो उसने कहा, मम्मी आप इसे परेशान मत किया करिए, इन बातों को बाद में देख लेंगे। यह दिन यूं ही गुजरने लगे। हर दादी की तरह मेरी भी यही ख्वाहिश थी कि मेरे बेटे के घर पहली औलाद लड़का ही हो। मैंने कई टोटके किए, जिसने जो मशवरा दिया उस पर अमल किया। मुझे पक्की उम्मीद थी कि लड़का ही होगा, लेकिन नर्स ने जब एक लड़की लाकर मेरी गोद में पकड़ाई तो मुझे सदमा ही हो गया। नर्स कहने लगी, आप अपनी पोती को कपड़े पहना दीजिए। मैंने बच्ची को कपड़े पहनाने के लिए जैसे ही उल्टाया तो उसकी कमर को देखकर मैं चौंक गई। उसकी कमर पर एक निशान था। मैं फौरन उसे लेकर उसकी माँ के पास पहुंची। मेरी बहू दवाइयों के जरिए सो रही थी। मैंने जल्दी से उसके कमीज का पल्लू हटाकर उसके कमर को देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। उसकी कमर पर भी वही निशान था, जैसा कि उसकी बेटी की कमर पर था। यह कैसे हो सकता था? उस निशान को देखकर मैं चौंक गई थी। मुझे उस वक्त कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने बच्ची को उसकी माँ के पास लिटाया और भागते हुए अस्पताल से बाहर आ गई। मेरा बेटा मेरे पीछे आया और पूछने लगा, माँ क्या हुआ है? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? लेकिन मेरे पास उसे बताने के लिए कुछ नहीं था। फिलहाल उन माँ-बेटी के बदन पर जो निशान थे, वो नज़रअंदाज करने के काबिल नहीं थे। मैं सरला से मिलने के लिए आई, उसके घर पहुँच गई। वहाँ पहुँचकर देखा, वहाँ ताला लगा हुआ था। वहाँ कुछ लोग खड़े थे। मैंने पूछा, यह लोग कहाँ गए? तो उसमें से एक औरत बोली, वह लोग तो शादी के कुछ दिन बाद ही अपना घर बेचकर यहाँ से कहीं चले गए थे। सब मोहल्ले वालों को पता चल गया था कि उनकी बेटी घर से भाग गई है। मैं अभी वहां खड़ी यही सोच ही रही थी कि अब क्या करूं, कि वही बूढ़ी औरत मेरे पास आई। मैंने उनसे पूछा कि आपको सरला के भाई का घर पता है क्या, क्योंकि उसी की बेटी से मेरे बेटे की शादी हुई है, तो मैं अपनी बहू के माँ बाप से मिलना चाहती हूँ। उस औरत ने मुझे सरला के भाई का घर का पता बता दिया। मैं जब वहां गई तो मुझ पर हैरत के पहाड़ टूट पड़े, क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ मुझे पहचानने से इनकार कर दिया, बल्कि उन्होंने तो अपनी बेटी का नाम भी नहीं लिया, बल्कि यही कहा कि हमारी कोई बेटी ही नहीं है। यह सब क्या था? मैं बुरी तरह उलझ कर रह गई थी। 2 दिन बाद मेरा बेटा बहू और पोती को लेकर घर आ गया। मैं उसके कमरे में गई। मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो? मैं तुम्हारे घर गई तो किसी ने तुम्हें पहचाना ही नहीं। तो तुम मुझे बताओ, तुम कौन हो? किसकी बेटी हो? मेरी सारी बातें सुनकर मेरी बहू के रंग उड़ गए। वह बहुत बुरी तरह घबरा गई। रोते हुए कहने लगी कि आप लोगों के साथ सरला आंटी ने धोखा किया है। सरला आंटी की बेटी घर से भाग गई तो उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए मुझे विदा कर दिया। लेकिन मैं उनके भाई की बेटी नहीं, बल्कि उनके ही घर की एक नौकरानी थी। मैंने उससे पूछा, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? वह बोली, पता नहीं मुझे। शायद मेरे माँ बाप भी आपकी तरह ही होंगे, जिन्हें बेटियां नहीं पसंद। मैं यह सुनकर हक्का बक्का रह गई। उसकी बात सुनकर मेरा दिल तड़प उठा। वह सच ही तो कह रही थी कि मुझे भी बेटियां पसंद नहीं थी। मैं वहीं बैठे बैठे अपने बचपन में पहुंच गई। हम 5 बहनें थे और हमारा कोई भाई नहीं था।
हमारे बाप को बेटियां पसंद नहीं थी। हम बहन ने अपने पापा के सामने नहीं जाते थे, क्योंकि पापा ने सख्ती से मना कर रखा था। कोई भी बेटी उनकी नजरों के सामने नहीं आए। वह बेटा चाहते थे। हम सारी बहनों की जिंदगी बहुत मुश्किल से गुजरी। उन मुश्किलों से मैंने यही सीखा कि शायद बेटी होना कोई बहुत बुरी बात है। माँ पापा ने मेरी शादी एक गरीब खानदान में कर दी। मेरा पति अच्छा इंसान था। वह पापा के जैसा नहीं था, लेकिन फिर ना जाने क्यों एक खौफ सा सताया हुआ था। और मैं हर पल यही दुआ करती थी कि मुझे बेटी ना हो। मैं पहली बार जब उम्मीद से हुई तो मैंने यही मन बना लिया कि मेरे यहाँ बेटा होगा। लेकिन बेटी ने जन्म लिया। मेरा दिल बहुत रोया, यहाँ तक कि मैंने अपनी बेटी को देखा भी नहीं। मेरे पति ने कहा कि हमारे घर तो खाने के लिए रोटी भी नहीं है, तो हम बेटी की परवरिश कैसे करेंगे और उसकी शादी कैसे करेंगे। मेरा दोस्त बे औलाद है। मैं यह बेटी उसकी झोली में डाल देता हूँ। मेरा दोस्त इसका बहुत ख्याल रखेगा। गरीबी से तंग आकर मैं भी मान गई और मेरा पति मेरी बेटी को अपने दोस्त के घर छोड़ आया। अगले साल मैं फिर से उम्मीद से हुई। इस बार भी मुझे बेटी पैदा हुई। मैं खुश नहीं थी, लेकिन मेरा पति बहुत खुश था। फिर भी वह यही कहने लगा कि हम लोग तो बेटी को पालने के काबिल ही नहीं। मैं अपनी इस बेटी को भी अपने बेटे को दोस्त को दे देता हूँ। वह मेरी बेटी का बहुत अच्छा ख्याल रखेगा, इसकी बहुत अच्छी परवरिश करेगा। मैंने मना करना चाहा, लेकिन फिर मैं अपने घर के हालात देखकर चुप हो गई, क्योंकि हमारे घर में तो दो वक्त की रोटी भी नहीं मिलती थी। तो ऐसे में अपनी औलाद को कैसे पालती। बेटे की उम्मीद लगाकर मैं हर साल उम्मीद से हो जाती, और हर साल ही मुझे बेटी का तोहफा मिलता, जिसे मेरा पति अपने बे औलाद दोस्त को दे देता था। कभी कभी मुझे बहुत हैरानी होती थी कि मेरे पति का दोस्त कैसा इंसान है कि किसी दूसरे की बेटियों को पाल रहा है। ऐसा आजकल के जमाने में भला कौन करता है। लेकिन मेरा पति कहता कि जो उसका दोस्त है वो एक अच्छा इंसान है, और वह बेटियों की परवरिश भी अच्छे तरीके से कर रहा है। जब मेरी पांचवी भी बेटी पैदा हुई तो उस वक्त हमारे हालात कुछ अच्छे थे। मैंने अपने पति को कहा कि हम अपनी बेटी किसी को नहीं देंगे, हम खुद उसकी परवरिश करेंगे। लेकिन मेरा पति नहीं माना और कहने लगा कि मैंने तो पहले ही वादा किया था कि मेरी पांचवी बेटी भी उसी को दूंगा। मैं ऐसा तो नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे मजबूरी में मानना पड़ा, क्योंकि मेरे पति ने बताया कि उसकी नौकरी खत्म हो गई है। लेकिन मुझे हैरत तब हुई कि जैसे ही मेरे पति ने अपनी बेटी अपने दोस्त को दे दी, तो चंद ही दिनों बाद हमारे हालात बेहतर होना शुरू हो गए। मेरे पति का काम अच्छा चलने लगा। अब मुझे अपनी बेटियों से मिलना था। मैंने अपने पति से कहा तो वह बहाना करने लगा कि अभी हमारा दोस्त शहर से बाहर है, घर पर नहीं है, जब आएगा तो मिलवा दूंगा। फिर मैं अक्सर उससे यही कहती, तो वह टाल मटोल करता, कभी मुझे शॉपिंग पर ले जाता और कभी किसी और बहाने से चुप करवा देता। मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं कैसी माँ हूँ जो अपने हाथों से अपनी कोख उजाड़ दी, और वह भी एक या दो बार नहीं बल्कि 5 बार। एक रोज जब मेरा पति काम से घर आया तो मैंने उससे बहुत झगड़ा किया और यही कहा कि मुझे अपनी बेटियों से मिलना है, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। जब मेरे पति ने कहा ठीक है मिलवा दूंगा, अभी वह शहर से बाहर गया हुआ है, आ जाए तो मिलवा दूंगा तुम्हारी बेटियों से। थोड़े दिन बाद मैं फिर से उम्मीद से हो गई, मगर इस बार मुझे जरा भी खुशी नहीं थी। इस बार भी अगर लड़की हुई तो मेरा पति उसे फिर किसी किसी दोस्त को दे आएगा। लेकिन इस बार मुझे जुड़वा बेटे पैदा हुए। मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। मैं बहुत खुश थी। मेरी पुरानी ख्वाहिश पूरी हो गई थी। फिर बेटों की परवरिश में खोकर मैं अपनी बेटियों को भूल ही गई। मुझे कभी याद ही ना रहा कि मेरी 5 बेटियां भी थीं। बेटों की परवरिश करते करते मैं सिर्फ बेटों की माँ ही रह गई थी। धीरे धीरे हमारे हालात बदल गए और जल्दी हम गरीबी से निकलकर अमीर हो गए। और अब अपनी तरफ से मैंने अपने बेटे के लिए एक अमीर घराने की बहू पसंद की थी। लेकिन मैं क्या जानती थी कि कुदरत के फैसले में क्या लिखा है। मैं चौंक कर अपनी जिंदगी से बाहर आई तो वह रो रही थी। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी कमर पर यह निशान कैसा है, तो उसने कहा कि मुझे नहीं पता। मैंने उससे पूछा कि तुम्हें अपने बारे में कुछ तो याद होगा, या तुम्हारा कोई बहन, कोई भाई, तुम्हारे माँ बाप। मुझे जो कुछ मालूम था अगर मैं कह देती तो जाने क्या भूचाल आ जाता। इसलिए मैंने फिर हाल चुप रहने में ही समझदारी समझी। मुझे बस अपने पति के आने का इंतजार था, क्योंकि अब वही इस मामले को सुलझा सकता था।
मेरी बहू को लगा कि उसने बेटी को जन्म दिया है, इसलिए मैं उससे गुस्सा हूँ। मगर ऐसा कुछ नहीं था। जो कुछ मेरे दिमाग में चल रहा था, वह नहीं जान सकती थी। मैंने अपने पति को फ़ोन करके जल्दी वापस आने को कहा। मैं उसकी कमर पर बने निशान को देखकर चौंकी थी। वैसा ही निशान मेरी कमर पर था, मेरी बहनों के भी कमर पर था, मेरी माँ के भी था। यह निशान पुश्तैनी था। माँ कहती थी, देखना जब तुम्हारी बेटी होगी, उसके भी यही निशान होगा। मुझे आज समझ आ रहा था कि मैंने अपनी बेटियों को किसी और के हवाले करके कितनी बड़ी गलती की थी, बल्कि शायद गुनाह। अब यह लड़की कौन थी, ये तो मेरे पति के वापस आने के बाद ही पता चल सकता था। एक सोच मेरे ज़हन में यह भी आई कि अगर यह मेरी ही बेटी हुई तो कितने बड़े गुनाह की बात है कि मैंने अपने बेटे से उसकी शादी कर दी। यह सोचकर मेरे जिस्म से जैसे जान सी निकलने लगी। मैं भगवान से माफ़ी माँगने लगी कि मुझे माफ़ कर दे और मुझे अब मेरी बेटियों से मिलवा दे, ताकि मैं अपनी गलतियों का पश्चाताप कर सकूं। अचानक मुझे ख्याल आया कि मैं अपनी बहन से जाकर पूछती हूँ, क्या पता मेरी बहू उसी की बेटी हो, क्योंकि मेरी बहन ने भी अपनी दो बेटियों को गोद दे दिया था। मैं अपनी बहन के घर जाने के लिए अभी घर से निकली हुई थी कि मुझे कॉल आई कि मेरे दूसरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। मेरी जान हलक में आ गई। सब कुछ छोड़कर मैं अपने बड़े बेटे के साथ अस्पताल पहुंची। उसका बहुत जोर से एक्सीडेंट हुआ था और वह खून से लथपथ था। डॉक्टर उसे ऑपरेशन थिएटर में ले गए थे। बेटे ने अपने पिता को फ़ोन कर दिया था और वह भी अस्पताल आ गए। डॉक्टर ने बताया कि मेरे बेटे को बहुत चोटें आई हैं और उसके लिए जल्द से जल्द खून का इंतज़ाम करना पड़ेगा। लिहाजा हम सब ने जाकर टेस्ट करवा लिया। सभी लोग अस्पताल में बैठे हुए थे कि तभी मेरी बहन मेरे बेटे को देखने आई। तो मैंने उसे अलग बुलाकर पूछा, तुमने अपनी 2 बेटियाँ किसको गोद दी थी? कहने लगी, मुझे तो इस बारे में कुछ मालूम नहीं। मेरे पति को या फिर तुम्हारे पति को पता होगा। मैं दंग रह गई कि मेरे पति को कैसे पता होगा। कहने लगी कि तुम्हारे पति ने ही मेरे पति को बताया कि उनका दोस्त बे-औलाद था और एक गरीब बच्चों का एनजीओ चलाता है, जहाँ गरीब बच्चों की परवरिश होती है, बल्कि वह घर वालों को पैसे भी देते हैं। तो हमने भी अपनी बेटियां उन्हीं को दे दी। मैंने हैरानी से पूछा, क्या तुम जानती हो कि आज तुम्हारी बेटियां कहाँ हैं और किस हाल में हैं? वह मेरी बात सुनकर रोने लगी। तब मुझे मालूम हुआ कि मेरी तरह वह भी पछतावे की आग में जल रही थी और हर पल अपनी बेटियों के बारे में सोच-सोच कर तड़पती रहती थी। उसको उसके पति ने बताया था कि वह साहब सारे बच्चों को लेकर बाहर चले गए हैं। फिर मैंने उसे अपनी बहू और उसकी कमर पर मौजूद निशान के बारे में बताया। वह कहने लगी कि कैसे मालूम होगा कि वह मेरी ही बेटी है। मैंने उनसे कहा कि हम उसका डीएनए टेस्ट करवा लेते हैं। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त डॉक्टर है। उसने कहा ठीक है। फिर हम बहू को लेकर डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर मुझे देखकर कहने लगी, अच्छा हुआ तुम आ गई। मैं तुम्हें बुलाने वाली थी। मैं जल्दी में थी, इसलिए मैंने पूछना जरूरी नहीं समझा कि वह मुझे क्यों बुलवाने वाली थी, और उसको कहा कि जल्दी से हमारा डीएनए टेस्ट कर दो, ताकि हमें पता चले कि हम दोनों में से कौन इस लड़की की माँ है। मेरी दोस्त ने टेस्ट करवा दिया और हम वापस आ गए। एक हफ्ते बाद मैं अकेली ही रिपोर्ट लेने डॉक्टर के पास गई तो वह कहने लगी, एक अच्छी खबर है और एक बुरी। मैं परेशान हो गई और दुआएं मांगने लगी। मेरी बेटी मेरी बहू न निकले। मेरी दोस्त कहने लगी, वह लड़की जो तुम्हारी बहू है, वह तुम्हारी बेटी नहीं, तुम्हारी बहन की बेटी है। मैंने सुकून का सांस लिया। इतने दिनों से मैं जिस उलझन में थी, वह दूर हो गई थी। मगर डॉक्टर की अगली बात ने मुझे चौंका दिया। कहने लगी, लेकिन तुम्हारा बेटा नहीं है, बल्कि वह दोनों जुड़वा भाई तुम्हारी औलाद नहीं है और ना ही तुम्हारे पति की। जब तुम्हारा दूसरा बेटा अस्पताल में था, तो तुम सबके टेस्ट हुए थे। उनकी रिपोर्ट देखकर मैं चौंक गई थी, लेकिन उस वक्त तुमसे कहना मुनासिब नहीं था। फिर उस दिन तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ थी, तो मैं चुप हो गई। इसलिए आज हकीकत बता रही हूँ। यह हकीकत नहीं थी, एक धमाका था जो मेरे कानों पर हुआ था। मैं वही डरती गई। डॉक्टर क्या कह रही थी? मेरे दोनों जवान बेटे जिनको मैंने पाल पोस कर बड़ा किया है, वह मेरे बेटे ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे? मुझे तो डिलीवरी के वक्त होश ही नहीं था और मुझे तो यही बताया गया था कि मेरे ये जुड़वा बच्चे ने जन्म लिया है। तो क्या वह झूठ था? ये मेरे बच्चे नहीं थे, तो किसके थे? यह क्या मामला था?
इस सब के पीछे मेरे पति का ही हाथ था। उसी ने बच्चे लाकर मेरी गोद में डाले थे। मैं भागते हुए घर पहुंची थी और जाते ही अपने पति से पूछा। ये वहां दंग रह गया कि इतने सालों बाद मुझे हकीकत का कैसे मालूम हो गया। मगर फिर मेरे चीखने पर उसने सच्चाई से पर्दा हटा दिया। कहने लगा, मुझे शुरू से ही अपनी गरीबी से नफरत थी। मेरे बाप ने हमेशा अपने बेटों से ज्यादा बेटियों पर ध्यान ध्यान दिया। सब कुछ बेचकर अपनी बेटियों की शादियां कर दी। इसलिए मुझे लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं थी। और जब तुम्हारी बेटी हुई तो मैं बहुत परेशान था। तब मुझे मेरे दोस्त ने इसका हल बताया। कहने लगा कि अपनी बेटी को एक एनजीओ में दे दो। वह तेरी बेटी की परवरिश करेंगे और तुझे बदले में पैसे भी मिलेंगे। मैं पैसों के लालच में आ गया। मुझे उस एनजीओ के मालिक ने बताया, अगर मैं दूसरों को कहता हूँ और उन्हें भी राजी करता हूँ तो मुझे कमीशन मिलेगा। इसलिए मैंने तुम्हारी बहन के पति को भी कहा और उसकी बेटियां भी उन लोगों को दे दी। काफी अरसे बाद मुझे पता चला कि वह लड़कियां का बड़ा करते हैं और फिर उन्हें अमीर घरों में काम पर लगवा देते हैं। मुझे यह जानकर दुख तो हुआ, मगर मैंने यही सोचा कि मैं इनकी परवरिश नहीं कर सकता था। इस तरह अपने जमीर को सुला दिया। तुमने फिर मुझसे लड़ना शुरू कर दिया कि मुझे बेटियों से मिलना है, जबकि ऐसा नहीं हो सकता था। इसलिए मैं टाल देता। मगर मैंने जब देखा कि तुम अब अपनी बात से पीछे नहीं हटोगी, तो फिर खुदा की करनी ऐसी हुई कि तुम फिर से उम्मीद से हो गई। और इस बार भी तुमने बेटी को ही जन्म दिया था और मैं उसको फिर उन्हीं लोगों को दे आया था। अगर मैं तुम्हें बता देता तो तुम हंगामा खड़ा कर देती। इसलिए किसी के जुड़वा बच्चे तुम्हारी गोद में लाकर डाल दिए, क्योंकि मुझे मालूम था कि बेटे पाकर तुम बेटियों के गम को भूल जाओगी। यह सब सुनकर मैं फूट फूट कर रो दी। यह गम नहीं था कि वह मेरे बेटे नहीं थे। असल गम तो यह था कि मेरी बेटियां आज जाने किस हाल में होगी। मेरी बहन खुशकिस्मत थी जिसे एक बेटी तो मिल गई थी, जबकि मैंने तो अपनी 6 की 6 बेटियां खो दी थी। और इस सब में जितना कसूर मेरे पति का था, उतना ही मेरा था। मेरी दोस्त को जब सब मालूम हुआ तो उसने मुझे यकीन दिलाया कि वह मेरी बेटियों को तलाश करने में मेरी मदद जरूर करेगी। सालों बीत चुके थे, लेकिन मुझे यकीन था कि मैं उनको तलाश कर लूंगी और माफी मांग लूंगी, तो भगवान भी मुझे माफ कर देगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो की अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।